हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा चल रहा था कि जो भारतीयों के प्रति जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ कैसी थी। तो अब आगे देखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ कैसी थी। तो देखिए 1813 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने भारत के सामाजिक, धार्मिक और एवं सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या है 1813 तक तो जो भारत की जितनी भी जैसे सामाजिक मामला है, धार्मिक मामला है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है। उससे दूर रहे 1813 तक। किंतु 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। लेकिन 1800 ये याद रखिए 1813 के बाद इन्होंने इनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके पीछे निहित मूल कारण थे भारतीय समाज का आंशिक आधुनिकीकरण कर ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना। तो इसका कारण क्या था कि वो क्या चाहते थे कि भारतीय जो समाज है उसका वो चाहते थे कि थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ेशन किया जाए, ठीक है? ताकि वो लोग जो ब्रिटिश की द्वारा बनी हुई वस्तुएँ उन्हें खरीदें। देखिए अगर हम थोड़े ट्रेडिशनल रहेंगे तो हम अपने यहाँ बनी चीज़ें खरीदेंगे, है ना? लेकिन जब हम थोड़े मॉडर्न होंगे, अभी जैसे आप समझिए तो कोई जीन्स खरीदेगा, कुछ वो खरीदेगा, तो इस तरीके से वो भी चाहते थे कि भारतीयों का थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ेशन हो, जिससे क्या है वो हमारा बना सामान खरीदने के लिए तैयार हैं होए, ठीक है? उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव, ठीक है? अर्थात मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव आदि। तो उन्होंने ऐसा क्यों हस्तक्षेप क्यों स्टार्ट किया? हस्तक्षेप करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनका बना हुआ सामान खरीदें। दूसरा क्या था? उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव, ठीक है? मतलब ये उस समय चल रहा था कि मतलब अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, है ना? तो एक मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा था, तो इसलिए भी। और दूसरा था कि भारतीय समाज और संस्कृति को वो निकृष्ट मानते थे, थोड़ा नीचा मानते थे, ठीक है? उसके कारण क्या है वो उसमें चेंज भी लाना चाहते थे। लॉर्ड हार्डिंग ने गोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा को समाप्त किया। जैसे देखिए कुछ देखिए उनने मतलब यहाँ पे मैं कहूँगी कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने सही करी, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करना, नरबली प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया। लॉर्ड हार्डिंग थे, उन्होंने गोंड जनजाति में जो नरबली प्रथा थी उसको समाप्त किया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो आ सकता है ये याद रखिए कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकर ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो हिंदू कानून और दर्शन, वो मतलब उन लोगों को ये भी ज़रूरी था अंग्रेज़ों के लिए कि वो यहाँ की संस्कृति जाने ताकि ज़्यादा अच्छे से रूल कर सकें। तो हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जो जोनाथन डंकन थे, उन्होंने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की? ये सब याद रखें। 1813 ईस्वी में के चार्टर एक्ट में भारतीय विद्वानों एवं भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या है? भारतीय विद्वानों और भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मतलब ये जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट चाहते थे तो वो चाहते थे कि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए क्या है? प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया कि हम शिक्षा पे हर साल 1 लाख खर्च करेंगे। अंतिम रूप से विलियम बेंटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा समिति का गठन किया गया। फिर क्या हुआ? देखिए कैसे कैसे विकास हुआ ये दिखा रहे हैं शिक्षा में। तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में क्या है? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा समिति का गठन किया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में देने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो जो ये समिति बनाई थी उसने जो अपनी अनुशंसा दी, सिफारिश दी, उसके आधार पर क्या है कि कहा कि जो पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने का निर्णय लिया है कि मतलब जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी। मतलब विज्ञान की, इन सब की, ठीक है, साहित्य की शिक्षा। इस निर्णय पर तेजी से कार्य करते हुए स्कूलों एवं कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। आगे उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया स्कूलों और कॉलेज में। किंतु प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने के बजाय सरकार द्वारा आधुनिक एवं उच्चतर शिक्षा हेतु संस्थान खोलने की नीति गलत साबित हुई। तो देखिए इन्होंने प्राथमिक विद्यालय तो नहीं खोले, इसकी जगह उन्होंने कहा कि हम आधुनिक और उच्चतम शिक्षा हेतु संस्थान खोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये नीति कहीं ना कहीं उनकी गलत साबित हुई। चूंकि शिक्षा के लिए विकास के लिए निर्धारित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं थी और इससे थोड़े लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था। तो जो मतलब शिक्षा के लिए इतनी ज़्यादा धनराशि भी नहीं थी, बहुत थोड़ी सी धनराशि थी जिससे बहुत थोड़े लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था। इसलिए शिक्षा पर खर्च की इस कमी को पूरा करने के लिए अधोगामी निस्यंदन के सिद्धांत का सहारा लिया गया।
तो उन्होंने कहा मतलब पैसे वो क्यों शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन इस कमी को उन्हें पूरा करने के लिए एक सिद्धांत था, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अब ये क्या है बताती हूँ मैं आपको। इस सिद्धांत के तहत इस बात पर बल दिया गया कि सर्वप्रथम समाज के उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि इस वर्ग के शिक्षित होने से शिक्षा का प्रभाव छनकर जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। मतलब इनका मतलब था कि देखिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं, है ना, जिनके पास शिक्षा लेने के लिए पैसे हैं, उनको शिक्षा दी जाए। फिर वो क्या है, नीचे के वर्गों को शिक्षा देंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा काम क्या करो, मतलब उनसे छनकर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, जो जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो अपनी नौकरियां करने लगे, उन्हें क्या मतलब 1854 में इस सिद्धांत को वापस ले लिया गया। अब देखिए इसके बाद आया वुड डिस्पैच। ये क्या था, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में भारत में शिक्षा के विकास की स्थिति की जांच के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ठीक है, तो 1854 में याद रखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो इसमें क्या है कि लंदन विश्वविद्यालय के जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई वुड डिस्पैच से। ठीक है, इसको याद रखिए कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन आया इसके बाद शिक्षा में 1882। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाने के लिए। ठीक है, 1882 में हंटर कमीशन। इसके बाद आया रैले कमीशन 1902 में। ये थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। इस कमीशन की नियुक्ति कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो रैले कमीशन आया था कर्जन के टाइम पे 1902 में, 1902 में। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु सुझाव देने के लिए ये आया था। इसके बाद आया था सेंडलर आयोग 1917 में। ठीक है, सेंडलर आयोग ने माइकल सेंडलर के अलावा 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे, तो इसमें 2 भारतीय भी शामिल थे। इस आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु की गई थी। तो ये बनाया गया था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उसकी समस्याओं के अध्ययन के लिए। इसके बाद हरटोंग समिति 1929 में आई। इस देखिए इनका क्रम याद रखिए, किसके टाइम में आई आपको याद ही करना पड़ेगा। इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल देने का सुझाव दिया। तो उसने जो समिति है उसने किस पर सुझाव दिया ये भी ध्यान रखना है। तो इसने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल देने का सुझाव दिया। ठीक है, हरटोंग समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। इसके बाद देखिए वर्धा योजना आई 1937-38 में। 1937 में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्धा शिक्षा योजना लाई गई। तो देखिए क्या हुआ था, जो विभिन्न प्रांत थे उसमें कांग्रेस आई थी। ठीक है, चुनकर। तो उसके बाद क्या है, जो जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर वर्धा शिक्षा योजना लाई गई। यह योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं छात्र की स्वयं की रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई। तो इसमें कहा गया कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा हो। ठीक है, और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इसके बाद आया सार्जेंट योजना 1944 में। इसमें 6 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात निहित थी। 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इससे पहले 1906 में बड़ौदा की रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी थी। ठीक है, 1948 में गठित रामाकृष्ण आयोग की समिति की अनुशंसा पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो ये याद रखिए कि 1953 में बना था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। महिला शिक्षा के विकास के लिए पहली बार सरकारी स्तर पर प्रयास 1854 के वुड डिस्पैच में किया गया। ये पूछा जा सकता है कि महिला शिक्षा के विकास के लिए पहली बार सरकारी स्तर पर प्रयास कब हुआ। इसके पश्चात हंटर कमीशन और सेल्डर कमीशन में भी महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया गया। तो देखिए विभिन्न समाज सुधार अधिनियम जो गवर्नर जनरल था एलन बरो, उसने 1943 में देखिए प्रथा उसके समय पे क्या है, दास प्रथा पर प्रतिबंध हुआ। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध हुआ। कब हुआ ये याद रखिए। ठीक है, एलन बरो गवर्नर जनरल के टाइम पे। वेलेजली के समय
1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित अधिनियम आया। विषय था शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, विलियम बेंटिक के समय ध्यान रखिए सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ये मैं आपको बताया ना कि उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो क्या क्या हस्तक्षेप किए, ये है लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। विधवा विवाह की अनुमति दी गई। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। नॉर्थ ब्रुक थे 1872 में, उनके टाइम आया नेटिव मैरिज एक्ट। तो उसमें क्या अंतरजातीय विवाह को मान्यता, बहुपत्नी प्रथा समाप्त की गई। लेंसडाउन जो थे 1891 में, उनके टाइम पे आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। मतलब फिर भी देखिए कितनी कम है, लेकिन फिर उससे यानी कि उससे पहले भी शादी हो जाती थी। इरविन के 1930 में शारदा एक्ट आया। लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। तो ये उन्होंने हस्तक्षेप करे। इसके बाद हम अपना कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।